नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। आज हम बात करेंगे उन हालात की जो महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों से सामने आए हैं। दोनों ही राज्यों के नतीजों को अगर लोकसभा चुनाव के बाद दूसरा चमत्कार करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन से बीजेपी खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि बीजेपी विजय पथ पर बढ़ रही है तो कांग्रेस अग्निपथ पर। दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी का मंथन जोर शोर से जारी है। पूरे देश में भी इस बात की चर्चा चल रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर बंधेगा। लेकिन देश में अब एक चर्चा और खुलकर होने लगी है। देश में अब खुलकर और भी सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बीजेपी विजय पथ पर, कांग्रेस अग्निपथ पर। क्या होगा आगे? ये दो तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। एक तस्वीर हरियाणा और महाराष्ट्र में आए चुनावी नतीजों के बाद जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की है, तो दूसरी तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय के सामने पसरे सन्नाटे की है। कहने को तो ये तस्वीरें आज के समय की हैं, लेकिन ये तस्वीरें दरअसल भविष्य की कहानी बयां कर रही हैं। करीब 4 महीने पहले लोकसभा आम चुनावों में झंडा गाड़ने के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र में जलवा बिखेरने के साथ ही ये साबित हो गया है कि मोदी लहर अभी भी बरकरार है। इन दोनों राज्यों में होने जा रहा परिवर्तन ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी मोदी और भगवा लहर का जादू चलेगा। लेकिन ये भगवा लहर कई और गंभीर सवाल भी खड़े कर रही है। क्या होगा हिंदुस्तान में कांग्रेस का? कैसे वापसी करेगी कांग्रेस? क्या वास्तव में देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? ये गंभीर सवाल पहले आम लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के 44 सीटों पर सिमटने और महाराष्ट्र और हरियाणा में सत्ता से तीसरे स्थान पर फिसलने के बाद बड़े ही जोर शोर से उठने लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस को संभालने और गर्त निकालने के लिए दूर दूर तक मोदी जैसा कोई नेता नहीं दिखाई पड़ा। ऐसे में कांग्रेस का आगे क्या हाल होगा, ये काफी हद तक समझा जा सकता है। और अगर कांग्रेस ने जल्द ही कोई तोड़ या मोदी की काट का नुस्खा नहीं ढूंढा तो बीजेपी की विजय लहर ऐसी ही आगे भी चलती रहेगी, जैसे पहले लोकसभा और अब महाराष्ट्र और हरियाणा में देखने को मिली। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो लोकसभा चुनाव के बाद से जहां नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, वहीं कांग्रेस लगातार डिप्रेशन में जाती दिख रही है और कांग्रेस के सामने अपने वजूद बचाने का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है कल के चुनावी नतीजों के बाद, उसके बाद कांग्रेस में ये ज़रूर आत्ममंथन चल रहा होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में दोबारा से जान डाली जाए। बहरहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार राकेश हमारे साथ हैं, सुदेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और राकेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और मुस्लिम मामलों के जानकार और आलिम मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भी हमारे साथ हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा सुदेश वर्मा जी से। सुदेश जी, आपने लोकसभा चुनाव से पहले एक किताब लिखी थी नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, और वो गेम चेंजर साबित भी हुए और कई बार उस पर चर्चा भी हुई है। क्या लगता है, महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह धमाकेदार तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी है, अब कई और राज्यों में भी चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में होने हैं, झारखंड में होने हैं, अगले साल बिहार में होने हैं, फिर असम का नंबर आने वाला है, 2017 में यूपी, उत्तराखंड, बिहार। क्या नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होकर बीजेपी इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी? देखिए, क्या सिनेरियो आप देखते हैं? देखिए यूसुफ जी, जब पहले का सिचुएशन था, जब नरेंद्र मोदी इस पैमाने पर राष्ट्रीय पटल में नहीं आए थे, उस समय की राजनीति की आप थोड़ी विश्लेषण कर लें तो समझ में आ जाएगा नरेंद्र मोदी अभी क्या कर रहे हैं। उस समय क्या था,
कि कांग्रेस को आप बीजेपी से रिप्लेस कर दीजिए या बीजेपी को लेफ्ट से कर दीजिए या किसी पार्टी से कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बन जाता था, क्योंकि सारी पार्टियां आपस में एक थी। करप्शन के चार्जेस आप बता सकते, कोई ये बोल सकता था कि हमने ज़्यादा डेवलपमेंट किया, या कोई बोल सकता था कांग्रेस को बोले तो कांग्रेस बोले तुम भी करप्ट, बीजेपी को, बीजेपी लेफ्ट को बोले तो लेफ्ट भी बोले, तो लोगों को लगता था कि ये जो हमाम है ना उसमें सब गंदे ही गंदे हैं, तो अल्टरनेटिव नहीं था। नरेंद्र मोदी ने एक अल्टरनेटिव दिया है देश को, और वो अल्टरनेटिव ऐसा है जो प्रामाणिक अल्टरनेटिव है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विज़न दिखा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था कि हम ये कर देंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के, एक एनजीओ मूवमेंट खड़ा करके कि हम देश बदल देंगे। यहाँ प्रामाणिक तरीके से मुख्यमंत्री रहकर पूरे, और उसी पर हमारी किताब है गेम चेंज, उन्होंने कैसे गेम चेंज किया, कैसे गुजरात को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टेट बनाया, कैसे गुजरात को एम्पावर किया, और कैसे वो 6.5 करोड़ गुजरातियों की बात करते थे, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए तो 125 करोड़ लोगों की बात करते थे। और उसके बाद ऐसा अल्टरनेटिव दिया जिस अल्टरनेटिव को आप बीजेपी से अलग करके देख सकते थे, और आप बोल सकते थे ये अल्टरनेटिव सही है, देश को एक दिशा दे सकता है। और इसी के एब्सेंस के कारण जो है कांग्रेस सर्वाइव करते थे। आपको याद होगा, आप भी कवर करते थे उस समय बीजेपी के, अडवाणी जी बोला करते थे कि बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि जितने तेजी से ये कांग्रेस घट रही है उतने तेजी से बीजेपी कैप्चर नहीं कर पा रही उस जगह को। लेकिन ये ये असेसमेंट गलत इसलिए हुआ क्योंकि देखिए कांग्रेस एक बरगद की तरह है, कहाँ से इसके जड़ निकल जाएंगे आपको नहीं पता, हर जगह फैली हुई है। लेकिन एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए था जो कांग्रेस के पूरे आइडियोलॉजी को बर्बाद कर दे, क्योंकि कांग्रेस करप्शन आत्मसात कर चुकी है, नेपोटिज्म आत्मसात कर चुकी है, हर चीज जो पॉलिटिक्स से वाइस है उसको कांग्रेस रिप्रेजेंट करने लगी। जी सुदेश, राकेश पांडे जी बड़ी जो बात कही उन्होंने, साहब कांग्रेस करप्शन अडॉप्ट कर चुकी है, आत्मसात कर चुकी है, नेपोटिज्म आत्मसात कर चुकी है, तो क्या इसी वजह से कांग्रेस पतन की तरफ है? नहीं, ये तो एक कारण लगता है मुझे जो अगर अब आप इंदिरा गांधी के बाद अगर आप कांग्रेस को देखें, एक आज की डेट में कांग्रेस में अगर आप बड़े नेताओं को देखें, वो कौन नेता हैं, किसके बनाए हुए नेता हैं? संजय गांधी के। संजय गांधी के बाद कांग्रेस में नेता बनने बंद हो गए। जो एक युवा पीढ़ी जितनी भी आज शीर्ष नेता तो कांग्रेस के ऊपर बैठा हुआ पदों पर, वो कौन लोग हैं? तो ये कारण क्या है कि एक धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि एक ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जब रिटायर होते गए, चाहे मनमोहन सिंह जी भी उसमें शामिल हैं, कपिल सिब्बल, जो जन नेता होने चाहिए थे, मुझे लगता है कि भाजपा ने कांग्रेस से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा से नहीं सीखा। आज एक बहुत बड़ी बात जो है, जैसे एक अभी सफाई का अभियान मोदी जी ने चलाया, मुझे लगता है कि अगर एक राजनीतिक कुशल राजनीतिक ये होना चाहिए था कि अगर सफाई का मुद्दा आया तो खुलकर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था। उस पर भी उनको ये समझा दिया गया कि साहब चूंकि मोदी कर रहे हैं सफाई की बात, इसलिए साहब उन पर आप कार्रवाई कीजिए। तो क्या जनता इस चीज़ को कोई भी बात हो, अच्छी बात हो, तो लोग तो उसी को पसंद करेंगे जो अच्छी बात होगी। आप केवल विरोधी के नाते अगर विरोध करेंगे तो आपका भी विरोध होगा। ऐसी तमाम अनेक चीज़ें हैं जिसपे कि कांग्रेस गलतियां करती चली गई। पिछले चुनाव में भी आप देखें कि एक जैसे भ्रष्टाचार की बात है, तो जबकि भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो लगभग कांग्रेस के सहयोगियों पर भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा जो निशाना बनी वो सिर्फ कांग्रेस बनी है, क्योंकि वो कहीं उत्तर ही नहीं दे पाई। कहीं उनके प्रोग्राम, जैसे अभी हम लोग कल महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे थे, वो मतलब वो जैसे रणछोड़ होता है कि मतलब एकदम वो कहीं अपनी बात को कह भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, अच्छा दूसरी बात कहते और याद आई, एक समय होता था, आप लोग बहुत लंबे समय पत्रकारिता कर रहे हैं, एक जनता के साथ दरबार लगा करते थे, सुबह लोग 8 बजे पहुंच जाया करते थे। जैसे भाई वो कल्चर ही खत्म हो गया कांग्रेस में। अगर आप किसी को बात कहनी है तो पहले आप चिट्ठी दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, तब आप जाके कोई नेता मिलेगा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े नेता कांग्रेस से इसीलिए छोड़ के चले गए कि शीर्ष नेता तो उनसे मिला ही नहीं। और पहले जमाना इंदिरा जी का जमाना था जी, तो क्या होता था कि जो भी चाहे बिना अपॉइंटमेंट लीजिए मत लीजिए, आप जाके नेता सुबह 8 बजे उसके दरवाजे पहुंच जाइए, अपनी बात कह दीजिए। तो जो एक जनता से दूरी बढ़ती चलेगी कांग्रेस की, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार भी एक कारण है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं जिसके कांग्रेस को आज ये दुर्दिन झेलने पड़ रहे हैं, देखने पड़ रहे हैं। कुमार राकेश जी, जो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि बीजेपी लगातार विजय पथ पर बढ़ रही है आगे, और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अग्नि परीक्षा से दौर से गुजर रही है, पतन की तरफ जा रही है, तो ऐसे में जो आगे देश का जो नक्शा उभरेगा राजनीतिक रूप से, वो क्या होगा? क्या कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी? मुझे लगता है जैसा पांडे जी बता रहे थे कि कांग्रेस जो है अपनी गलतियों से, अपनी हार से सीखने को तैयार नहीं है, और जो कहते हैं बेटरमेंट,
कोई भी कार्य के लिए यदि अच्छाई है, जो दुश्मन को मानते हैं दुश्मन में अच्छाई है, तो उसको स्वीकार करके उस पर अमल करके आगे बढ़ना चाहिए, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। आज से नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव से और लोकसभा चुनाव के बाद तो और लग रहा है 4 महीने हो गए, अभी एक भी कार्यक्रम आप नहीं बता सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने संगठन को और जहां भी सरकारें हैं उनको एक री एनर्जाइज करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया हो या उस पर कहीं एक थर्स दिया हो। संगठन मरी पड़ी है, संगठन का पुनर्गठन होना है। अभी भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब होगा, और जब भी सीरियसनेस की बात आती है कांग्रेस के एंगल से तो राहुल गांधी जो हैं ऐसे गलत सलाहकारों से घिरे हुए हैं कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, जो आपने विजय पथ की बात कही, तो मुझे लगता है कि इन्होंने एक रोड मैप तैयार कर लिया है नरेंद्र मोदी ने, जो उनके साथ संगठन भी है और सरकार भी है। अमित शाह उनके साथ मंत्री रहे जब वो मुख्यमंत्री थे और एक ट्रस्टेड रहे। आज क्या है कि उनको जो बैक कर रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसमें हर तरह से वो देख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने 3 बातें रखी कि जो होना चाहिए वो बैकग्राउंड होना चाहिए, उसका आरएसएस का एक प्रचारक होना चाहिए और साथ साथ में उसको समझ होनी चाहिए और आम जनता के प्रति वो एक उनमें एक अच्छी छवि होनी चाहिए। तो ये जो एक एसेट देने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, एक विश्वसनीयता का संपत्ति है और एक क्रेडिबिलिटी की बात है। और उसमें मुझे लगता है उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है और उस अश्वमेध का घोड़ा जो है अब मुझे लगता है कि झारखंड, जम्मू कश्मीर होते हुए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी वो अपना रूप दिखाएगा। और जो घोड़ा छूटता है जो रामायण में, तो सबको पता है मैं एक चीज विशेष रूप जोड़ना चाहूंगा, जब ये क्रेडिबिलिटी केवल मोदी जी की है, भाजपा क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन पांडे जी उसमें जो मोदी जी जो है भाजपा के हैं, हमारे साथ ये मोदी जी जो है भाजपा के हैं और मोदी जी इंडिविजुअल नहीं है। उन्होंने इस बार भी बोला है कि कार्यकर्ताओं की जीत है। व्यक्ति ने ये माहौल, उन्होंने व्यक्ति के पीछे मुफ्ती साहब का जाना चाहूंगा। मुफ्ती साहब आप भी काफी नजदीक से सियासत को देखते हैं, सामाजिक आंदोलनों से आप जुड़े रहे हैं और एक धर्मगुरु भी आप कहे जाते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, कांग्रेस का ग्राफ घट रहा है? कांग्रेस को अब तक एक मुस्लिम समुदाय एक ऐसा समुदाय था जिसको कांग्रेस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही थी, लेकिन इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ये भ्रम टूटा, उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव के अंदर भी ये भ्रम टूटता नजर आया। वहाँ एक स्पेस ले लिया है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने, भले ही उसने 2 या 3 सीटें जीती हैं, लेकिन वोट काफ़ी ले लिया है उसने। तो आप किस तरह से इस सिनेरियो को देखते हैं? पहले तो हम इसी पर बात करें कि महाराष्ट्र में जो MIM का एक बिल्कुल, देखिए असल में ये जो बातें हो रही हैं कि इसकी जो विजय बिल्कुल पथ पर चल रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी, और इसका बिल्कुल ख़ात्मा होता जा रहा है कांग्रेस का। देखिए हर रोज़ सवाल तो होता रहता है, ऊंच नीच हमेशा होती रहती है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि हर स्टेट पे जो है मोदी लहर ऐसी चल रही है कि तमाम हुकूमतों को उखाड़ फेंकेगी। हम देख रहे हैं कि उन्हीं रियासतों में, उन्हीं स्टेट में जो है बीजेपी को कामयाबी मिल रही है जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जहाँ एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहाँ मोदी लहर कहाँ नज़र आ रही है? ये आप देख लीजिए कि आप देखिए पूरा सफाया कर दिया सबका। नहीं, लोकसभा में सफाया, विधानसभा में अभी बाईपोल में क्या हुआ, उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि चेन्नई में क्या, मद्रास में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में क्यों नहीं सीटें आई, मद्रास में क्यों नहीं सीटें आई। तो जहाँ जहाँ मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लोकसभा में तो हर जगह ठीक है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी को एक विकास पुरुष की शक्ल में देखा गया। लोगों ने देखा कि उन्होंने उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा कर लिया था। लेकिन आंकड़े देखिए, वेस्ट बंगाल के आंकड़े देखिए कि पहले आज तक की तारीख में भाजपा वहां पश्चिम बंगाल में ये इतनी सीटें नहीं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गई है, लार्जेस्ट पार्टी हो गई है विधानसभा में भी। नहीं, प्रतिशत वोट आ गया है। नहीं, वोट विधानसभा की बातें अभी जैसे कि चल रही, ठीक है कि लोकसभा के लोकसभा में भी और विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े देखिए आप, मतलब फिगर देखिए। नहीं, वोट परसेंटेज बढ़े हैं हर जगह। वोट परसेंटेज भी अगर देखेंगे तो अराउंड द कंट्री कितने वोट परसेंटेज है? 31 वोट परसेंट पर गवर्नमेंट चल रही है। यदि वोट परसेंट की बात करेंगे तो बोलने दीजिए ना। अराउंड द कंट्री जो है बीजेपी के अपनी बात कहिए, उनको पहले सभा इलेक्शन में जो है फैक्ट की बात, फैक्ट जो है 31% वोट है, सिर्फ 69% वोट कहाँ है? तो इनके खिलाफ ही है, बीजेपी के खिलाफ ही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ही है। देखिए ये सही बात को इंडोर्स कर रहा हूं, आप ही की बात को इंडोर्स कर रहा हूं कि मायावती को एक सीट नहीं मिली, बोलने दीजिए। मायावती को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वहां जो है 35 से 36% वोट मिले मायावती। वोट परसेंट उसका भी अपनी जगह बिल्कुल बाकी है, वोट परसेंटेज अपनी जगह है, सीट अपनी जगह है, लेकिन अपनी जगह है। लेकिन ये देख लीजिए हमारे डेमोक्रेसी में सीटों का महत्व है,
वोट परसेंटेज दूसरे नंबर पर असल आती में है। सबसे बुनियादी बात ये थी कि जो एक तो ये है कि क़यादत का फुकदान, जो लीडरशिप है बीजेपी कांग्रेस के अंदर, उसके अंदर जो है अभी वो सही तौर पर जो सही सिमत पर मुल्क को ले या पार्टी को ले जाने की सलाहियत होनी चाहिए, वो सलाहियत का फुकदान है। और ऐसा लग रहा था लोकसभा इलेक्शन के मौके से भी और आज भी कि बस चंद लोगों के बीच में जो है राहुल गांधी जी घिरे हुए हैं। यही वजह कि आपने देखा होगा कि इसका यूपी का जो इंचार्ज बनाया उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री को बुला करके बना दिया, जिसे यूपी के बारे में या वहाँ के बारे में कुछ खबर नहीं थी। उसको वहाँ इलेक्शन जब लड़ाया गया तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में तो क्या हश्र हुआ वो सब लोगों ने देखा। तो ऐसे लोगों की टोली उनके इर्द गिर्द बिल्कुल जमा थी, जिसकी वजह से पार्टी का तो ये हश्र होना ही था। दूसरे सबसे ज़्यादा जो लोगों में बेचैनी थी वो इसको लेकर के, करप्शन को लेकर के। जैसा कि शुरू में सुदेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अब तक जो लोग इलेक्शन लड़ते थे तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे सिर्फ करप्शन को लेकर के, लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि विकास को लेकर के मतलब इलेक्शन हुआ और इन्होंने विकास का एक नारा दिया और उस नारे पर मॉडल पेश किया कि गुजरात में हमने 12-13 साल में विकास किया है और उन्होंने उनकी अपनी जो छवि विकास के हवाले से बहुत अच्छी समझी गई, जिसकी वजह से नौजवान खासतौर से युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और राकेश जी, मैं आपका चाहूंगा जो बात हुई है अभी, मुफ्ती साहब ने भी कहा कि विकास की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, गुजरात मॉडल पेश किया। बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनको मैं जानता हूँ काजमी साहब को, ये बड़े पढ़े लिखे हैं, जेएनयू के हैं, और ये उन मौलाना में से हैं जो आके नरेंद्र मोदी को समर्थन किए थे जब वो आइसोलेटेड थे। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आपका परसेप्शन क्या अब चेंज किया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चेंजिंग हुई है हमारे मतलब मैं आज भी उनको जानता हूँ कि वो मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं ये समझ रहा हूँ कि वो इनकी एक ऐसी शख्सियत है जो करप्शन से कम जो है पाक है, करप्शन से गिरी हुई नहीं है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गुजरात को आगे बढ़ाया, मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम उसमें एक चीज़ ये बढ़ाना चाहेंगे कि एकदम से ये सोच लेना कि दूसरी पार्टियाँ ख़त्म हो गई, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है या जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और वो विजय पथ पर जो है बिल्कुल बहुत तेजी से आगे चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अगले साल जो आएंगे वो खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत सारे जो है चैलेंजेस होंगे सामने। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो बात अभी मुफ्ती साहब ने कही या सुदेश ने भी एक बात कही कि भाई नरेंद्र मोदी के पास एक मॉडल था पेश करने के लिए, गुजरात मॉडल, उन्होंने लोकसभा चुनाव में वो पेश किया और खुद को एक विकास पुरुष के रूप में जनता के सामने रखा और जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। कांग्रेस कहाँ चूक गई? कांग्रेस की तमाम राज्यों में सरकारें लग रही है मुझे, कोई भी एक मॉडल स्टेट नहीं पेश कर। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए कांग्रेस जो है दो जगह चूकी बहुत बुरी तरह से। एक तो जो ये सांप्रदायिकता का बहुत जो ये एक उन्होंने क्या लोकसभा में आपने देखा कि बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे ना कि वो एक अल्पसंख्यकों को जैसे वोटरों के लिए मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हैं और उसका बड़ा प्रभाव क्या हुआ कि जो बहुसंख्यक वोट थे, एक तो वो मुझे लगता है कांग्रेस के कटे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, आज से 5-7 साल का जो युवा जो नया मतदाता बना है, जो नया बच्चा भी जिसको वोट देने का राइट मिला है, वो मुझे लगता है जैसे हमारे आपके बच्चे होंगे या किसी, देखिए वो कहीं पे बहुत ज़्यादा जातिगत सांप्रदायिक बातें नहीं करते हैं। जितनी शायद हमारी पीढ़ी, हमसे नीचे की पीढ़ी में हुआ करती थी बातें, वो शायद जो नए बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनमें शायद उतना कट्टरता नहीं है। तो जब वो भी अपनी टेक्नोलॉजी आई है तो वो विकास की बात ज़्यादा करते हैं। कांग्रेस जो है मुझे लगता है युवाओं के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए बहुत नाकाम रही। दूसरा एक मैं बताऊँ, और चूँकि जैसे आप भी जानते हैं प्रवासियों के बीच में मैं काफ़ी पूरे विश्व में आरएसएस का संगठन है जहाँ पे ये लोग अपने उन पूरे लोगों को एक तरह से अपनी बात पहुँचाते हैं जो कि किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। उन लोगों में आपको शायद ये जानकारी होगी कि बहुत सारे एनआरआईज़ का बहुत बड़ा योगदान है मोदी साहब के इस चुनाव में। वो पैसे से, तन मन धन से वो पूरा इतना बड़ा माहौल मैंने कई का भी हाथ है। हाँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के भी कई कंट्रीज का हाथ है मोदी जी को आगे बढ़ाने में। तो ये भी एक अपने आप में मतलब ये एक बहुत बड़ा तथ्य है कि जिसमें कि जो आपके जितने भी विदेशों में रहने वाले प्रवासी हों, देश में रहने युवा है, उन सब ने मिलकर, अगर कांग्रेसी मतदाताओं ने ही तो भाजपा, अगर इतने वोट मिले हैं, मान लीजिए 100 वोट हैं और 100 में से उनको एक जिस मत से कांग्रेस सरकार बनी थी उससे अधिक मत से बीजेपी सरकार बन रही है, तो कहीं कहीं कांग्रेसी वोट तो शिफ्ट हुआ है ना। तो ये तो निश्चित है कि इसमें मतदाताओं, युवा मतदाता, नरेंद्र मोदी ने हर भारतीय को टच किया, और उनकी अपील को लोगों ने। जो आप देखिए, दूसरी बात हम पहले भी चर्चा कर चुके, भाषा की बात करेंगे जरूर यहाँ पर। नरेंद्र मोदी ने, मैंने पीवीडी हुए इस देश में, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस, 12 में जो जितने में भी बाहर से लोग आते थे अंग्रेजी में देते हैं भाषण, मुख्यमंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही, आज जब पिछला था
सारे एक भाषण हिंदी सम्मेलन में दिए। अहमदाबाद में भी हुआ था मेरे ख्याल नहीं नहीं, अहमदाबाद होने जा रहा है। और बड़ी मजेदार बात है, 2015 में होने जा रहा है। होने जा रहा है, मजेदार बात है, पहले हुआ 100वां था, मोदी जी ने पिछले जो ये 100वां इसमें महात्मा गांधी भारत आने का 1915 मनाया जा रहा है, इन्होंने जब तभी प्रधानमंत्री नहीं तब भी इन्होंने अनुरोध किया था पिछली सरकार से कि जो 100 जिसमें महात्मा गांधी के 100 वर्ष होंगे, चूंकि वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 2015 को 100 वर्ष पूरे होंगे, तो उसके लिए उन्होंने विशेष अनुरोध किया था कि वो भारत में अहमदाबाद में मनाया जाए, जब उनकी सरकार नहीं थी। तो इसलिए इस बार इसको इतने विशाल उस पर मनाना चाहते हैं आयोजन को। दूसरी बात और है कि एक जिस तरह मोदी अपनी बात कहने में मुझे लगता है कामयाब रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री वही बात है, सब लोग अंग्रेजी बोलते रहे, मतदाता अगर आप सफाई भी दे रहे हैं अपनी किसी को, अपनी जो आप पे आरोप लगे हैं वो भी सामने एक आम जनता नहीं समझती कि क्या सफाई दे रहे हैं, आरोप को समझती है कि आप पे क्या आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर अपनी बात मोदी समझाने में बात कामयाब रहे हैं, भाषा के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, गुजराती के माध्यम से, अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से, कि हम कह क्या रहे हैं। ये उनकी यूएसपी है कि लोगों से कनेक्ट बहुत बिल्कुल नहीं, ये बात बहुत हद तक सच्चाई मुझे भी समझ में आई। मैंने जो अपना उस जमाने में भी इलेक्शन के ज़माने में एनालाइज किया कि कांग्रेस ने जो है अपने दूसरे टर्म में ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको वो आवाम तक पहुंचा सकते थे। जैसे राइट टू फूड का काम है, कोई मामूली ये काम नहीं था। राइट टू एजुकेशन है, ये कोई मामूली नहीं काम है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये सारे उसी के दिए हुए हैं, दोनों के पार्ट 1 पार्ट 2 के जो है। लेकिन पार्ट 2 में तो उसने राइट टू एजुकेशन और राइट टू फूड का इतना बड़ा एक तरह से ये एक रेवोल्यूशन था, इनकलाब था एजुकेशन के फील्ड में, और ये मतलब गुर्बत के खात्मा या गरीबी को खत्म करने के फील्ड में ये बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन अपने इन कारनामों को लोगों तक वो पहुंचाने में नाकाम रहे। वो उसको या तो कहे कि समझाने में नाकाम रहे। रेडियो है, उदाहरण है, रेडियो जो एक बिल्कुल नेग्लेक्ट मीडिया आपके यहाँ हो चुका था भारत में। रेडियो एफएम में हम कार में भले सुन लेते हो, एएम तो कोई सुनता ही नहीं था। अगर आकाशवाणी जो है, एफएम चैनल तो लगभग सभी लोग गाने बजते सुन लेते हैं, लेकिन जो आकाशवाणी एएम है, मुझे बताइए कितने लोग सुनते हैं। लेकिन कम से कम जाकर मोदी जी ने कितने साल बाद कोई प्रधानमंत्री उस बिल्डिंग में गया होगा और उस बिल्डिंग की क्रेडिबिलिटी आज खड़ी कर दी। तो बेसिकली हर महीने, और उनको पता है, ये बात तो कांग्रेसी भी मानते हैं। कई नेता बोलते हैं कि जब नरेंद्र मोदी के पास वो कला है जिससे वो लोगों से अपने आप को सीधे सीधे हर महीने रोका नहीं था, जब कांग्रेस को किसी ने रोका नहीं था करते। लेकिन बात क्या है कि जो आपके सलाहकार हैं, जो आपको एक भगवान बना देते हैं, जो अगर आपने कोई गलत बात कही चापलूस कहा है उन्हें, तो मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व की जो आसपास उसके जो कोटरी कहेंगे, वो वही लोग, अगर कोई गलत निर्णय भी लिया जा रहा है तो उसको भी कहते हैं साहब बहुत ठीक है। तो मुझे लगता है ये जो एक कमी उत्पन्न हुई है कांग्रेस में, उसी का खामियाजा है आज कि कांग्रेस की आज ये दुर्दिन आए हुए हैं। तो सुदेश जी, किस तरह से इसको, जो राकेश जी ने कहा कि कांग्रेस में दुर्दिन आए हुए हैं, उसके पीछे कुछ खास तबका या गलत एडवाइज़र उनके कांग्रेस के हैं, उसको चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइए। क्या प्रॉब्लम, क्या है? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद देश में जो एक चर्चा चल पड़ी है कि कांग्रेस कैसे अपना वजूद बचाएगी या कैसे
पुनर्जीवित होगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस डिप्रेशन में है और बीजेपी लगातार विजय पथ की ओर बढ़ती जा रही है। तो सुदेश जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैं चर्चा कर रहा था आपके साथ कि जो बात अभी राकेश पांडे जी ने कही कि कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है वो एक ऐसी कोटरी से घिरा हुआ है जो उसको बाहर से कहीं राय आने नहीं देती है। मतलब इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन दोनों का गैप हो गया है आला नेतृत्व के बीच और वर्कर्स के बीच में। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या जो नरेंद्र मोदी का एक सपना है या एक टारगेट है कांग्रेस मुक्त भारत का, नरेंद्र मोदी उसी रास्ते पे आगे चल रहे हैं और कांग्रेस की जो अकर्मण्यता है, अनिर्णय की स्थिति है, वो उस सपने को साकार करने में मददगार साबित हो रही है? देखिए, जब चीज़ें अच्छी चलती हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है, जब चीज़ें गलत चलती हैं तो सलाहकार पर आ जाती है बात। लेकिन आप वैसा ही सलाहकार आपको मिलता है जैसा आप खुद व्यक्तित्व आपका है। और मैं बताऊं कि कांग्रेस की राजनीति को अगर आप एनालाइज करिएगा तो कांग्रेस, अंग्रेज़ों से अगर किसी ने सीखा तो कांग्रेस ने सीखा कि कैसे रूल किया जाए, कैसे डिवाइड करो। पहले वो अक़लियत को डिवाइड की, दलित को डिवाइड की, कम्बिनेशन बनाई, ब्राह्मण कास्ट कम्बिनेशन, जिस पर कांग्रेस सर्वाइव करती रही। पूरी कांग्रेस जो है 30 से 35% वोट पर सर्वाइव करती थी, आपको पता होगा। इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी की हम लोग बात करते थे तब। अब क्या है, नरेंद्र मोदी को आप देखिए तो बिल्कुल डिफरेंट पैरामीटर्स है, वो जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। वो नहीं बोल रहे कि तुम हिंदू हो इसलिए दो, मुसलमान हो इसलिए दो, वो बोल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए वोट दो। और डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है जो आज का जो युवा है, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, आपके स्टूडियो में कितनी बार चर्चा होगी, जो 65% युवा है जो 40 साल से कम है, वो अपने आप को एक नए भारत का नागरिक देखना चाहता है, जहाँ एम्पावरमेंट हो, जहाँ लोग कास्ट और धर्म की बात राजनीति में ना करें। ये पर्सनल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं। जब गवर्नेंस की बात आए तो लोग एक होकर सोचें, भारतीय होकर सोचें। और नरेंद्र मोदी उस सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कांग्रेस नरेंद्र मोदी को चेकमेट करने की कोशिश करना चाहती है तो गवर्नेंस एजेंडा पर आना होगा। कांग्रेस के पास बहुत से स्टेट्स हैं, किसी भी एक स्टेट में वो दिखा दे गवर्नेंस इंप्लीमेंट करके, एंटी करप्शन, पूरा करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन दिखा दे, नेपोटिज्म पर कर्ब कर दे। अगर कांग्रेस ऐसा कर दे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत जबरदस्त मुकाबला इस देश में होगा। राकेश जी, क्या ये जो सुदेश ने कहा कि कांग्रेस के सामने जो चैलेंज है, कांग्रेस उस चैलेंज को मीट कर सकती है बशर्ते कि वो रोल मॉडल पेश करे। क्या कांग्रेस के लिए आज की तारीख में ये संभव है? कांग्रेस के पास स्पेस कहाँ है आप करने के लिए? उसके बाद ले देकर उत्तराखंड है और आपका हिमाचल प्रदेश, कह रहे हैं कुछ भी ना हो, कर्नाटक एक है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हो, लेकिन जब आपका चरित्र बदलता है, जब आपका चेहरा बदलता है, तब लोग आपको पसंद करना शुरू करेंगे। अभी क्या है कि कांग्रेस के नेताओं के सामने सब, जैसे आप अगर AICC जाते हैं, कहीं बात करते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जो बाहर से आया हुआ है वो आपको निराश दिखाई पड़ता है वहाँ पे जब वो ग्राउंड में घूमता है। तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तो दुखी अपने उन नेताओं से है जिनके पास वो काम लेकर आता है। देखिए, इस देश में नेता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, किसी का शासन हो, बहुत जल्दी देखिएगा, अगर जैसे आशाएं लगी हैं युवा को, मोदी से आशाएं हैं कि नौकरी मिलेगी, ये काम होंगे, जिस दिन वो काम होने उनके बंद हो जाए, लगेगा नहीं, जैसे कांग्रेस के समय में नहीं हुए, अगर अभी भी नहीं होंगे। एक आम आदमी सोचिए, आपकी क्या चाहिए? एक घर के किसी आदमी को रोजगार चाहिए, किसी की क्षेत्रीय स्तर में थाना पुलिस दरोगा से कोई, तो जब वही आदमी पार्टी कार्यालय में जब पहुंचते हैं और लगता है यार हमसे तो नेता मिल ही नहीं रहा, वही आदमी जब वो नेता उस क्षेत्र में जाता है तो उनको कहता है आप चिंता मत करें, हम आपका स्वास्थ्य की समस्या देखेंगे, हम आपको आवास देंगे। तो ये जब दिल्ली पहुंचता हो वर्कर तो बहुत निराश हो जाता है। मुझे जो लगता है जब कांग्रेस धीरे धीरे अपना बदलेगी जरूर, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य और भविष्य की कांग्रेस कैसी होगी ये बहुत ही इस समय टेढ़े प्रश्न हैं। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से एक नीचे की तरफ ग्राफ उसका जा रहा है और उसको किस प्रकार ग्राफ को संभालती है, भविष्य में उसका चेहरा क्या होगा कांग्रेस का? जो इन्होंने पूछा, मैं अपने स्टेट की बात की। जी हाँ, कांग्रेस के पास अब वो स्पेस नहीं बचा कि कुछ बता रहा है, वही बता रहा हूँ, कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? आसाम आपके पास है, आसाम मैं किसी पर आसाम में आप सारी राजनीति को भूल जाइए, अक़लियत की राजनीति और क्या कुछ भी ना हो। मैं कांग्रेस मैं कह रहा हूँ किसी स्टेट में ना हो, मैं आप आसाम में कर दीजिए, किसी स्टेट में ना हो। मैं तो इसकी बात, मैं उस परसेप्शन में चल रहा हूँ कि आपके पास कोई स्टेट भी ना हो, लेकिन अगर आपको आगे उठना है तो आपको पहले आपका जो एक फेस है पब्लिक के बीच में, अभी क्या है जैसे बार बार करप्शन की बात आ जाती है कि कांग्रेसी बड़े करप्ट हैं, ये फेस बदलना होगा। अगर आपको लगता है कि जनता आपसे मिलना चाहती है, अब मिल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी है, राहुल गांधी को करप्ट कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी कौन करप्ट कह रहा है? नहीं जी, सवाल ये है कि जो बात राकेश जी ने भी कही कि कांग्रेस का फेस राहुल गांधी है, तो क्या राहुल गांधी
गांधी के रहते इतना सब कुछ हो गया, पिछले 10 साल से हाँ, राहुल तो कुछ गांधी बदलना होगा, सांसद है। स्वयं कह रहे हैं ना। तो किसको बदलना हुआ? राहुल गांधी को बदलना सिस्टम हुआ, जो भी सोनिया गांधी को बदलना हुआ, जो कांग्रेस को ICC बदलना में हुआ। आता है वो ये कोई नेता से मिलने है तो राहुल गांधी से मिलने नहीं आता है। कांग्रेस में वो तो राहुल गांधी तो जहां तक मेरी जानकारी है मिलते नहीं लोगों से। चुके हैं। तो आपने फेस की बात कही पांडे जी, आपने फेस की बात कही। आज की तारीख में देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस को जो फेस की जरूरत है, आपने कही बहुत बड़ी बात कही, एक अहमियत वाली बात कही। इसका मतलब कि कांग्रेस भी जान चुकी है और बाहर की जनता जान चुकी है कि राहुल गांधी से कांग्रेस की जो डूबती नैया है पार नहीं लगने वाली। जहां तक सोनिया गांधी की बात है, वो कोशिश कर रही हैं, तो वह आप सबको पता है कि पुत्र मोह के कारण पार्टी जो है गर्त में जा रही है। उनकी अपनी समस्याएं हैं। कांग्रेस में जो लोग पहले राहुल लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा दिया करते तो आजकल थे, प्रियंका आज लाओ की बात प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ का नारा दे रहे हैं। और उसी प्रियंका को उन्हीं कांग्रेसी ने पांडे जी उसी प्रियंका को वही कांग्रेसी नेताओं ने गर्त में ले जाने में कमी नहीं छोड़ी। तो अब क्या प्रियंका के पुत्र लाएंगे, कांग्रेस को बचाएंगे या कोई नया मेरा जो मानना है इस सिलसिले में कि किसी भी पार्टी को, खाओ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी एक आदमी के चेहरे से जो है पूरी पार्टी को नहीं ले जा सकते। देखिए पार्टी होती है। कांग्रेस के बारे में तो मिसाल दी जा सकती है कि वो एक ऐसा हाथी है जो मरने के बाद भी जिसका दाम होता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कोई मामूली पार्टी तो है नहीं। देखिए 2004 में 2000 वो वक्त है, ऐसा नहीं है। ऐसा वक्त आज भी सब मैं क्या बोल अच्छा मुफ्ती साहब नहीं यूसुफ भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पे कल चर्चा नहीं हो पाई थी, कांग्रेस के पतन और कांग्रेस के उत्थान में जो एक मुस्लिम वोट माइनॉरिटी वोट कर सकते हैं। एक वोट बैंक नहीं कहेंगे उसे, एक बड़ा वोट है, वो एक परंपरागत रूप से कांग्रेस का था। लोकसभा चुनाव में वो छिटका इधर उधर गया। शुरू से अगर देखें तो जहां कांग्रेस का विकल्प कोई क्षेत्रीय पार्टी बनी, मुस्लिम वोट कांग्रेस से छिटक के दूसरी तरफ गया है। बिहार में वो वोट जनता दल पर गया, बाद में आरजेडी पर गया, जेडीयू पर गया, उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी पर गया, पहले जनता दल था तो उसको गया, या फिर बीएसपी को गया। तो क्या वजह है कि मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस नहीं जीत पाई, जो काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाई, या कुछ और वजह है? इसको जरा देखिए आइंदा भी हमको ऐसा नहीं लगता कि अब जो है कभी भी मुसलमान एकजुट होकर के जैसा पहले से वोट देते आ रहे हैं कांग्रेस को, आइंदा फ्यूचर में जो है मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लगता। इसलिए कि मुसलमान हर जगह रीजनल पार्टियों के साथ जुड़ गए हैं और रीजनल पार्टियों के साथ उनके अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो उसके मफाद की बातें भी कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि 50-60 साल में कांग्रेस ने इनको क्या किया। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के जरिए से किस तरह से फेलर मिनिस्ट्री रही है और कोई भी काम नहीं हुआ। तो सिवाय ये कि आवाज़ बुलंद करने के प्रैक्टिकली जो है मुसलमानों के लिए कोई काम हुआ नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान की ये दशा और ये दिशा जो जितना बुरा हाल है आज, उस हर आदमी के सामने में है और सच्चर की रिपोर्ट जो कहती है वो भी आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। इसलिए मुसलमान अब तो जुड़ने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस के साथ तैयार है। ये माना जाए कि वो जो एक इन ब्लॉक समर्थन था कांग्रेस का, वो तो अलग हो गया। बाकी में जो बचता है वोटर, उसमें कई और दावेदार हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है और अलग अलग स्टेट में रीजनल पार्टीज हैं। तो वहां से तो कांग्रेस को इतना शेयर नहीं मिलेगा कि वो फिर से अपने दम पे कभी केंद्र में नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर आप मुसलमानों का जो बड़ा हब है वो तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल है। क्योंकि ये एक इतिहास रहा है, अगर देखें इमरजेंसी के बाद से, कि कांग्रेस जिस राज्य से आउट हुई है दोबारा पैर नहीं जमा पाई। चाहे तमिलनाडु हो, 1977 से वो बाहर है, वेस्ट बंगाल 77 से बाहर है, 85 से गुजरात से बाहर है, 90 से बिहार में बाहर है, 89 से उत्तर प्रदेश में बाहर है। तो जो बड़े राज्य मैं अब लतीफे की बात इसमें यह कह देता हूं कि जब अब ये मुसलमान पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग होना शुरू हो रहे हैं और हो गए हैं, तो अब देखिएगा कि कांग्रेस हिंदुत्व के नजरिए पर आ जाएगी। और उसकी मैं मिसाल देता हूं, बहुत बड़ी बात कही और मैं उसकी मिसाल देता हूं। दिनों अभी कांग्रेस ऑफिस में कहा गया कि शिवरात्रि मनाया जाए और इस तरह के जितने धार्मिक अनुष्ठान है उसकी बात कही जाए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लीजिए कि जैसे आसाम में हुआ है। आसाम में मुसलमान बिल्कुल एक एक वोट करके यूडीएफ की तरफ कन्वर्ट हो गए, बिल्कुल एक सिंगल वोट नहीं मिला कांग्रेस को। जब देखा कि सारे मुस्लिम वोट हमारे कट रहे हैं इलेक्शन के जमाने में, कैंपेनिंग के जमाने में, तो तरुण गोगोई डायरेक्टली एकदम नेकर पहन करके बाहर आ गए। बिल्कुल वो आरएसएस जैसा जो है नारा बुलंद करना, हिंदुत्व का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो हिंदू वोट को डाइवर्ट यहाँ तक कहा उन्होंने कि साहब अगर इसको वोट दोगे तो अजबल मुख्यमंत्री हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अजीब अजीब बातें सब करने लगे। तो पूरी तरीके से हिंदुइज्म के नारा देना शुरू कर दिया। चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत सिग्निफिकेंट है ये जो आपने बोला कि कांग्रेस क्या कर सकती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो मुफ्ती साहब बता रहे, असम का एग्जांपल देता हूँ। असम एक ऐसा स्टेट है जहाँ प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन का, इलीगल माइग्रेशन का,
उसके बाद असम में और भी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स है। क्या कांग्रेस भारत के प्रायोरिटीज से आसाम को गवर्न कर सकती है, ये भूल के कि वो माइनॉरिटीज को एड्रेस कर रही है, मेजोरिटी को एड्रेस कर रही है? गवर्नेंस किसी कास्ट और कम्युनिटी को नहीं देखता, वो उस स्टेट के लिए जो अच्छा है और भारत के लिए जो अच्छा है, क्योंकि भारत का जो पार्ट है भारत का पार्ट है। वो और कांग्रेस वो स्टेप ले सकती है वहां पर, अगर तरुण गोगोई उठकर ये काम कर सकते हैं, गवर्नेंस दे सकते हैं और सच को सच बोलें। अगर इलीगल माइग्रेशन है तो उसको बढ़ावा दे के मुसलमान आपके साथ नहीं आएगा। आप मुसलमान के पेट्रियोटिज्म पर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि मुसलमान पाकिस्तान का जो है लॉयल है, पाकिस्तान से, इंडिया का पाकिस्तान से और बांग्लादेश से लॉयल है। आप क्यों नहीं मानते कि वो भारतीय है और वो सुदेश वर्मा जैसा ही सोचता है कि भारत एक यूनिटी है? तो क्या कांग्रेस ऐसा सोच सकती है? जो सोच नरेंद्र मोदी ने आज दी है। नरेंद्र मोदी के साथ मुसलमान क्यों जुड़ रहा है? इसी कारण से जुड़ रहा है। तो अगर कांग्रेस आसाम को एग्जाम्पल बना दे और डिलीवर कर दे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि चेकमेट करने का पहला स्टेप होगा, नहीं तो कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। राकेश जी, क्या ये लगता है कि कांग्रेस के अंदर उस तरह की विल पावर है कि कांग्रेस ऐसा कर पाए? और फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर असम में होगा, लगातार 2 बार से तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हैं। अभी देखिए, ये अभी चूंकि एक पूरी एक लहर जो है, एक पूरा वातावरण जो है देश में पूरा मोदी में है, इसमें आप इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता भी इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए ना वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं कायदे से, ना वो कहीं पार्टी में कोई उनके यहाँ कोई गतिविधि ऐसी चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि उनको भी लगता है कि अभी अभी चुनाव हुए हैं और हम देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है, हार के कारणों की जांच कर ले, रिपोर्ट आ जाए। तो मुझे लगता है कि अभी जो आपने कहा मुफ्ती साहब ने, ये राजनीति है, इसमें कहीं कोई ये नहीं उन्होंने कि हमको मुस्लिम राजनीति करनी है या कहीं वो जिसको सत्ता पानी है वो भी एक राजनीतिक पार्टी इस देश की, और अगर उसको लगेगा कि नहीं मेरा हित इधर है, अभी तक वो लोग इस प्रकार सत्ता पाते रहे, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति होती रही। अगर उनको लगेगा कि नहीं बहुसंख्यक के बीच में हमने अपनी पैठ बनानी है, तो निश्चित रूप से वो भी एक राजनीतिक दल है इस देश का और वो प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि उसमें कहीं कोई दुआ है नहीं कि वो राजनीति छोड़ देंगे। कांग्रेस पहले भी ऐसे के इश्यू पर नहीं जाएगा। कांग्रेस पहले भी ऐसा कर चुकी है। याद कीजिए, राजीव गांधी ने 1989 का चुनाव में प्रचार अयोध्या से शुरू किया था राम मंदिर निर्माण को लेकर के। वो एक सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा था। उसके बाद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सॉफ्ट हिंदुत्व के चैंपियन माने जाते हैं। गुजरात में 2002 और 2007 का चुनाव कांग्रेस ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर लड़ा। वही कह रहा हूं, पुराना इतिहास राजनीति मुझे लगता है अब नहीं चलेगा। देखिए, हिंदुत्व नहीं चलेगा। इस कंट्री में बहुत बड़ा क्रेज हो गया है कि हमको भाई डिलीवरी चाहिए, हमारा टैक्स ले रहे हो तुम हमको दे क्या रहे हो, और इसी पर जज होगा। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी देखिए हाँ चुनाव में प्रभावित करती है साहब, ऐसा नहीं है। कुमार जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है, यानी कि अग्निपथ से निकलकर विजय पथ की तरफ बढ़ना है, तो उसे टॉप लीडरशिप में कहीं चेंज चाहिए पॉलिसी के साथ साथ? देखिए, कांग्रेस के पास सब कुछ है। जैसा कि मुफ्ती साहब बता रहे थे कि पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी को एक बार आप पूरे समाप्त नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की जो बात है कांग्रेस मुक्त भारत की, उसमें भी उन्होंने कहा है कांग्रेस के विचारों से मुक्त पार्टी यानी भारत, मतलब विचार को समाप्त कर दीजिए, व्यक्ति मर जाता है। बिना विचार के व्यक्ति जो है वो पशु के समान होता है। उनका जो उद्देश्य है नरेंद्र मोदी का, लोग अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। उनका जो मानना है कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब कांग्रेस के जो विचार थे, नहीं, सवाल वो नहीं, उनका मानना नहीं। हम कह रहे हैं कांग्रेस अगर रिवाइव करना चाहती है जी, तो क्या उसको जो बात नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पॉलिसी और लीडरशिप बार बार नाकाम साबित हो रही है, तो क्या उस लीडरशिप को निकाल के और गांधी नेहरू परिवार से इतर कोई और लीडरशिप कांग्रेस के अंदर उभर के आए, मोदी जैसा व्यक्तित्व, और फिर वो आमने सामने मैं उसी बिंदु पर वापस आ रहा हूं ईश्वर जी कि कांग्रेस में सर्वाइवल के संभावनाएं हैं, पूरी संभावना है। यदि कांग्रेस पहले उस परिवारवाद की जो अवधारणा है उससे मुक्त हो, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास कई लीडरशिप हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे RPN सिंह हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे सचिन पायलट जैसे युवा आज भी उनके पास हैं, चाहे मिलिंद देवरा हो जो इलेक्ट होकर के आए, चाहे वो इनकी सुनील की बेटी हो, नाम ले रहा हूं, नाम जो आपने लिए हैं ये सारे नाम राजनीतिक परंपरा से आते हैं। परंपरा की बात नहीं है, लेकिन इलेक्टेड है, इलेक्टेड आए हुए हैं, कोई थोपे गए नहीं है वो। जब आप चॉइस नहीं देंगे जनता को, ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवराव सिंधिया की मौत के बाद
ज्योतिरादित्य सिंधिया ही कांग्रेस एक चॉइस देगी। लेकिन यूसुफ तो जो 3 बार जीत के आए आगे हैं, तीसरी चौथी बार चार जीत बार के भी आए जीत सकते हैं, हैं। हाँ वो जीत के आए हैं तो अपने बूते पे आए हैं, वो परंपरा है। वहां से यशोधरा राजे भी जीत के आई है, वसुंधरा भी जीत के आई है जब से लड़ रही है। तो परिवार की बात, दोनों पार्टी में लोग हैं। राजमाता जब तो जिंदा रही, जीती भी और एक बार हारी भी, तो वो बात नहीं है। मैं मुद्दा ये कह रहा हूं कि संभावनाएं हैं अभी भी, लेकिन जड़ संभावनाओं वाले को पार्टी कांग्रेस है, गंभीरता से हाँ, रोक नहीं करेगी। उसको जब तक मुझे- चिंतन मनन करके एक उसमें एक चर्निंग प्रोसेस के साथ नया नेतृत्व नहीं उभारेंगे, चाहे वो सोनिया गांधी पुत्र मोह से या पुत्री मोह से, या जो चापलूस किस्म के, जो चाटुकार किस्म के लोग घिरे हुए हैं राहुल गांधी को, मैं नाम लेके वो जब तक अलग नहीं होंगे, लोग नहीं अलग होंगे, जब- जब तक पार्टी उभर के सामने नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि संभावनाएं यदि वो सोचना चाहिए। देखिए, इतने बड़े देश में जो है लोग वोट करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कुछ ना कुछ वो आइडियोलॉजी को देखते हैं, फिर उसके काम को देखते हैं। किसी एक आदमी को लेकर के जो है पूरी पार्टी नहीं चलती और उस पर वोटिंग नहीं होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली थी तो कंटिन्यू 5-6 साल तक मुस्तकिल हारी का सामना करना पड़ा था। 98 का इलेक्शन हारी, 99 का इलेक्शन हारी, उसके बाद 98 में कांग्रेस ने रिवाइव किया था सोनिया गांधी के नेतृत्व में। कुछ रिवाइव किया था, कुछ नहीं। दिल्ली जीता, मतलब मध्य प्रदेश रिटेन किया और राजस्थान जीता। देखिए, स्टेट इलेक्शन वो केरल बाहर नहीं और रखता तमिलनाडु है। जीता। असल जो सेंटर को देखिए, लोकसभा को देखिए, लोकसभा 99 हारे, 98 हारे, 99 हारे, और उसके बाद 2004 में भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पानी मतलब तिनके की तरफ आ जाएगी। इंडिया शाइनिंग की ऐसी हवा चल रही थी पूरे मुल्क में कि कहीं कोई लग नहीं रहा था। लेकिन उसके बावजूद जो है एकदम से जो ऐसा रिवाइव किया कि गवर्नमेंट में आ गया, 2-2 टर्म में भी गवर्नमेंट चलाई। तो कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में कि एक राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है कि जिसको हटा दिया जाए और कांग्रेस बहुत पीक पर आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी को जिम्मेदार हो सकता है राहुल गांधी ही आगे ले जाए कांग्रेस को। बिल्कुल राहुल गांधी आगे ले जा सकता है। कभी किस पॉइंट पर, मैं देखिए मैं नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क को अभी जिस अंदाज पे ले जा रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जैसे अभी आप कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ 6 महीने के बाद मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा शुरू हो लेकिन जाएगी। राहुल गांधी की प्रायोरिटी है क्या, ये इशू है। वो उस पर हमें बात और उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए थोड़ी देर पहले जो करोड़ों नौजवानों के लिए जो एक उम्मीद की किरण बनी है, छोड़ दिया, घोड़ा छोड़ दिया है, नहीं। तो क्या वो घोड़ा कहाँ, कश्मीर में रुकेगा, झारखंड में ठोकर खाएगा या बिहार में रुकेगा? हम कहते हैं कि सारे स्टेट पे गवर्नमेंट हो जाए, लेकिन नौजवानों को जो एक उम्मीद की किरण बधी हुई है, या जो एक मतलब उम्मीद लगी हुई है कि हमको रोजगार की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये करोड़ों नौजवानों को रोजगार की अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिल पाती है इन 5 साल में, तब क्या होगा आगे जा करके? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस है इस देश में, ये कोई छोटा सा मुल्क नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी आप जो है सफाई अभियान चलाना शुरू किए हैं, बहुत अच्छी मुहिम है ये, लेकिन क्या आपको लगता है कि सफाई अभियान इतनी आसानी से कामयाब हो जाएगी? उसके लिए अब लेटरिन बनाने के लिए जो है 2 लाख करोड़ का जो है बजट रखा जा रहा है। 2 लाख करोड़ एक अलग से निकालना फंड से, ये एक अलग मसला है। उसके लिए जो है टॉयलेट वगैरह बनवाना, फिर उससे जो गंदगी निकलेगी वो कहाँ जाएगी, फिर लामहल्ला वो गंदे नाले से मिलकर के जमुना तक जाएगी, पानी का इंतजाम। ये नहीं, इतनी बड़ी कंट्री में इतने चैलेंजेस हैं कि उसको एकदम से जो है ये कर लेना और लगेगा कि हम चुटकी बजा करके सारे मसले हल कर दें और सारे लोगों का दिल जीत लेंगे, इतना आसान काम नहीं है। राकेश जी, जो मुफ्ती साहब ने बात की, अग्नि परीक्षा मोदी के लिए भी है, बात सही है। एक चीज जो मैंने महसूस किया है कई बार, मोदी जी जो बोलते हैं, जैसे कि एक परसेप्शन उनके बारे में बनता जा रहा है कि वो बोलते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, हर मौके पे बोलते हैं, बल्कि बोलने का मौका ढूंढते रहते हैं, बेमौका भी बोलते हैं। अमेरिका जाने से पहले उन्होंने कहा था कि साहब मैं अमेरिका जाऊंगा तो वहाँ के नौजवानों को वापस लेकर आऊँगा, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको मैं वापस लेकर आऊँगा। और जब अमेरिका गए, मेडिसन स्क्वायर पर जो उन्होंने भाषण दिया, वहाँ उन्होंने कहा कि साहब हम अपने यहाँ टैलेंट पैदा करके पूरे देश में, पूरे दुनिया में सप्लाई करने को तैयार हैं। तो ये जो विरोधाभास है, देखिए सर, यहाँ कुछ कहना वहाँ कुछ कहना, वो ठीक है, वो एक व्यक्तित्व का मैं अंग मान सकता हूँ, लेकिन एक जो चीज भी आपने कही, क्या आपको लगता नहीं कि ये मतलब जनता में कभी ना कभी तो चीज एक्सपोज होगी? मैं वही कहने जा रहा हूँ कि मैं वही जो अपना टैलेंट वापस लाना चाहते हो या यहाँ से टैलेंट दूसरी जगह भेजना चाहते हो? अभी जैसे ना एक परसेप्शन में राकेश जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये बहुत काल्पनिक प्रश्न हो सकता है कि मोदी जी आ गए हैं तो मोदी ही रहेंगे इस देश में। ये बहुत काल्पनिक प्रश्न है। ये सत्ताएं हैं, कभी इंदिरा जी के साथ ऐसा था, वो हट भी गई, माफी मांगी, पुनः लौट आई। मोदी जी का युग है, यही बाकी भाजपा आज तक सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई। तो एक कहीं ना कहीं पे ये एक मोदी का प्रभाव एक समय
क्योंकि अभी जो आपने बहुत बड़ी बात की, मोदी जी की परीक्षा अब आरंभ हुई है। अभी तक तो जो उपलब्धियां थी, जैसे गिनाया, चंद्रयान जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो इससे पुरानी पिछली सरकारों की थी। मोदी जी को स्वयं तो प्रमाणित करना है, स्वयं को सिद्ध करना है। वो जो कह रहे हैं उसको जनता का जो विश्वास है, युवा ने वोट इसलिए दिया है कि मोदी जी की बात उसने विश्वास किया है। लेकिन मोदी जी पे अगर विश्वास टूटना शुरू, जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस यूपीए की, तो 10 साल उन्होंने शासन किया, आज विश्वास टूटा ना, तो ये 10 साल बाद पता चलेगा, 5 साल बाद पता चलेगा कि जनता के साथ जो वादे किए गए थे वो कहाँ खड़े होते हैं। जनता को जरूर उनसे अच्छी उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है, इसीलिए प्रदेशों में सरकार बन रही है। जिस दिन ये रिवर्स होना शुरू होगा, मुझे लगता है ये सब ताश के पत्ते की तरह ढहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उम्मीदों का बहुत बड़ा अंबार, लोगों की ये ना बहुत बड़ी उम्मीद है मोदी जी से, शायद वो यूपी से उम्मीदें नहीं थी। फिर बदल जाएगा क्योंकि राकेश जी, मैंने मोदी जी के बारे में काफ़ी स्टडी किया है और मैं आपको बताऊं, मोदी जी कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर नहीं है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि मोदी जी अग्नि परीक्षा की जो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जो अग्नि परीक्षा दी है वो तो इस देश में किसी ने दिया ही नहीं। पूरे 24 घंटे, पूरे जब तक वो मुख्यमंत्री थे, जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, जब तक वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बने, उसके बाद भी जब तक शपथ नहीं ली, हर व्यक्ति उनके हर चीज़ को बहुत बारीकी से अध्ययन किया और कुछ भी नहीं पाया। गुजरात में स्टडी करिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, यूएन का रिपोर्ट है, दर्जनों अवार्ड हैं जो किसी स्टेट को नहीं मिले, और गवर्नेंस का मॉडल प्रस्तुत नहीं किया। हम लोग जब बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत बीजेपी में भी जो लोग हैं उनको पता नहीं है, बोल देते हैं, सिर्फ मोदी बोले क्या किया, प्रामाणिकता के साथ आए तभी लोग। आज का युवा वो नहीं है कि आप बोल दीजिए हम बदल देंगे और आपके साथ आ गया, आप बोल दीजिए कोई नहीं आएगा। प्रामाणिकता के साथ जो किया तब आया, तभी काजमी जी भी मोदी जी के लिए खड़े थे, नहीं तो नहीं खड़े होते ये, प्रामाणिकता से देखने के बाद। और अब जो घड़ी है अग्नि परीक्षा की, ये मोदी को भी मालूम है कि उन्हें डिलीवर करना है। और जो आप बोल रहे हैं कि बोलते ज्यादा हैं, जिसको अगर हिंदी में परसेप्शन बन रहा है, बड़बोलापन वाली बात जो आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो लगता है कि मीडिया का हमेशा कंप्लेंट रहा है कि वो नहीं बोल रहे हैं। जब भी बोले हैं 15 अगस्त को सुनिए काजमी जी, फिनिश कर दें, काजमी जी एक मिनट फिनिश कर देते हैं। जो 15 अगस्त को मोदी जी ने एक एजेंडा देश के लिए वहां पर दिया, और ये जो सारी चीज़ हैं, स्वच्छ भारत अभियान हो या जो आप बता रहे हैं कि बनाना, शौचालय को बनाना हो, चाहे सारे उसी एजेंडा का पार्ट है, उससे वो डेविएट नहीं किए। तो वो एजेंडा को सोच समझ के लाया गया, जो 3 महीने की शांति दिखी थी, उस एजेंडा को लाया गया, उसके बाद इंप्लीमेंट हो रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए इंटरनेशनल में आपको दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ क्विक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात होती है, लोगों के आने की बात होती है, टेक्नोलॉजी की बात होती है। इतने विशाल देश को मैं मानता हूँ काजमी साहब, बहुत मुश्किल है। जैसे होता क्या है, जैसे उन्होंने कहा जब गांधी जी मिलेंगे तो कहेंगे क्या, तो हम मतलब क्या किए, तो जो ये जो बात करने की शैली है, हम लोग भी लिखते हैं, कहीं भी तो व्यंग में लिखा, गांधी जी, मैंने अभी छपा गांधी मिला, तो जैसे एक उन्होंने बड़े ना एक दिन कहा जब गांधी जी मिलेंगे तो पूछेंगे क्या, तो हम उनके चरणों में स्वच्छ भारत रखेंगे। तो इस तरह की भाषा जो है, देखिए सुधीर जी, एक चीज बहुत करना चाहूंगा, आप जरा उसका एनालाइज सुनिए। एक टीनेजर काजमी साहब, ये आप तो मिले हैं बहुत बार, आपको पता है, 20-25 साल का युवक एक 64 साल के शरीर में कैद है, वो मोदी जी हैं। वो जो बोलते हैं ना, उनकी आवाज, उनकी बातों को बोलते हैं, वैसा देश को देना चाहते हैं, और शुक्र है कि वो प्रधानमंत्री हैं, कर सकते हैं। नहीं सुधीर जी, आपने बहुत रिसर्च किया है उनकी ज़िंदगी के बारे में, सब कुछ किया है, और मैं मोदी जी के विजन के साथ आज भी खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 6 करोड़ की आबादी वाले गुजरात को चलाना और 125 करोड़ वाले हिंदुस्तान को चलाना, क्या ये मतलब बराबर आप इसको एक साथ तोल रहे हैं? मतलब एक बात है, 6 करोड़ की बात हो या 125 करोड़ की बात हो, यदि आप गवर्नेंस समझते हैं, गवर्नेंस का जी समझते हैं या डेवलपमेंट का डी समझते हैं, तो आप 6 करोड़ क्या, 125 करोड़ क्या, पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकते हैं। बात समझ की है। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह IMF में रहे, वर्ल्ड बैंक में रहे, और देश को कवारा कर दिया, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते हुए भी। ये कांग्रेस के लोग बोलते हैं। राकेश जी, क्या आप इसे सहमत हैं कि देश को कबाड़ा कर दिया? ये किसी पत्रकार के बात करने का तरीका है कि जो है ऐसे नहीं कि कबाड़ा कर दिया और उसको मोदी जी आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये सिस्टम था, केवल जो उनकी पार्टियां थी जिसका विश्वास जनता को खोया उनके सहयोगियों के कारण। भाई आज भी 1991 का आंकड़ा देखिए, 1991 का आंकड़ा देखिए और आज देखिए, 10 साल में कबाड़ा कर दिया मनमोहन सिंह ने। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह एक लीडर नहीं थे, वो एक ब्यूरोक्रेट थे।
लीडर और ब्यूरोक्रेट में फर्क होता है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका लीडर जो होता है, उसके आपका उत्तर देखिए, किससे मिलेगा? सुरेश, आप लीडर हो, ब्यूरोक्रेट हो या पार्टी के नेता हो, लीडर हो या रीडर हो, जब आप प्रधानमंत्री पद पर हैं तो आपके साइन की वही अहमियत होगी, चाहे आप लीडर हो चाहे आप रीडर हो। वो प्रधानमंत्री संजय बारू ने उसका स्पष्ट कर दिया ना, संजय बारू इस देश में आखिरी सत्य नहीं है, सच तो है, शाश्वत सत्य नहीं है, सच तो है। अरे भाई, जो राजकुमार राकेश जी ने कहा कि देश को कबाड़ा कर दिया 10 साल में, क्या वाकई ऐसा है? कबाड़ा कर दिया? वो खुद ही मान रहे हैं, मैं कंप्लीट कर देता नहीं, हूं। मैं ये बोल रहा कर रहे हूं हैं कि आप भी मानेंगे कि देश जो है नेता लीडरशिप के कारण जाना जाता है, डिसीजन के कारण जाना जाता है। एक डिसीजन छोड़ दीजिए, जो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील जो साइन हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह ने अपना फुट रखा, कितने दबाव के बाद, अदरवाइज ऐसा कोई डिसीजन नहीं इसको आप बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री का इम्प्रिंट हो और वहां से सोनिया गांधी पुल नहीं करी होस्टिंग। आज अगर हम लोग जब बोलते हैं कि कैंपेन के समय पार्लियामेंट हमारे सिस्टम में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में पार्टी को सर्वोच्चता हासिल है, पार्टी का नहीं, पार्टी को नहीं हासिल है, प्रधानमंत्री के सामने पार्टी कुछ नहीं है। सवाल प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन जो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को ऐसा डिसीजन ले पाएगा जिससे बीजेपी की आइडियोलॉजी या बीजेपी के कार्यक्रम में वो चीज नहीं होगी? देखिए बात वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पार्टी से ऊपर का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है। तो क्या जो आरटीआई आया वो कोई फैसला नहीं था? आरटीई आया लेकिन आरटीआई आया, लेकिन उसमें जितने तमाम संशोधन हुए अल्टीमेटली उसको बचाने के लिए हुए। सारी पॉलिटिकल पार्टी तमाम संशोधनों को बचाने के लिए, ये तो आपका अलग को बचाने के लिए मनमोहन सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर हम करें बात। चूंकि बीच में आ गई, वुमेन रिजर्वेशन बिल लटका हुआ था, लेकिन इसी मनमोहन सिंह की सरकार ने उसे राज्यसभा में पेश किया, लेकिन आधा काम तो कर दिया सभी दलों के साथ। बिना दलों की सहमति तो हो नहीं सकता, सभी दलों के साथ सहमति बनाने की कोशिश हम अपने मूल मुद्दे पर आते हैं। मूल मुद्दे आज जो देश तरक्की किया है, कांग्रेस का हाथ है, लेकिन शायद हम इससे दुगना तिगुना तरक्की करते अगर ये घोटाले नहीं हुए तो होते। तो लेकिन बात इशू ये है मुफ्ती साहब, 6 साल बीच में वाजपेयी जी की सरकार रही थी, उसमें भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, वो भी एक बदलाव हुआ। लेकिन क्या ये कह देना कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ? देखिए, डेवलपमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। आज देश इतना डेवलप किया हुआ है इस कंट्री में, जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं। यही दिल्ली 10 साल पहले जो है हम बाहर में आग खोल करके नहीं चल सकते थे, आज पोल्यूशन फ्री दिल्ली है। ये किसकी देन है? ये ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं है। पहले लोग कहते थे कि मोदी जी स्वयं मान रहे हैं, मोदी जी स्वयं मान रहे हैं भाई कि पिछले लोगों ने जो काम किया है। उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जब देश आजाद हुआ या सत्ता हस्तांतरण हुआ, उस वक्त क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी ओपन एरिया जाता है सर्च के लिए। ये कंट्री है हमारा, हम और आप इसके हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं स्वच्छता अभियान पे, हजारों करोड़ पिछले 20 वर्षों। आज भी पान खा के हम पीक थूक देते हैं। 1991 के बाद हमारे संस्कार की कमी है ना। सुदेश जी, क्या गुजरात के हर घर में शौचालय है? नहीं, क्यों नहीं? 13 साल तो नहीं, लेकिन गुजरात का प्रोग्रेस रिपोर्ट बाकी स्टेट से बहुत अच्छा है। सवाल उसका नहीं है। आपने एक मुद्दे की बात कही, आपने एक मुद्दे की बात की और रोल मॉडल के रूप में आप पेश करते हो, तो क्या गुजरात सारी समस्याओं से फ्री हो चुका है? गुजरात के शौचालय पर बात करेंगे तो आधा घंटा और लग जाएगा। नहीं, वो 1 घंटा लग जाए। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आज गुजरात जहां नरेंद्र मोदी, निर्मल गुजरात की जो बात हुई थी यूसुफ भाई, निर्मल गुजरात क्या कुपोषण गुजरात में नहीं है? एजुकेशन में कहां गुजरात है? आप डेटा उठाकर तो देखिए, सारे डेटा आप ही के पास नहीं है, दूसरों के पास भी डेटा है। हमने डेटा आप ही से लेके नरेंद्र ये क्या कहते हैं, मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत को बिल्कुल ही एकदम से रिजेक्ट नहीं, ये बिल्कुल जिसने 10 साल हमारे यहाँ हुकूमत की। चले जो प्रधानमंत्री के रहते हुए 2G स्कैम हुआ, वो आदमी बोलते हैं हमें पता नहीं। देखिए, मनमोहन सिंह ने 1991 में मंत्री थे, बोलते हैं पता नहीं क्या है। वही मनमोहन सिंह है जिन्होंने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की एक राह बनाई देश में, और वही मनमोहन सिंह जिन्होंने ब्रेक लगा दिया। हमारे पास वक्त हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। बहरहाल इस मुद्दे पर आप सब लोगों ने चर्चा हमारे साथ की, 1 घंटे का वक्त निकाला, इसके लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से साबित हो गया है कि मोदी की लहर अब सुनामी में तब्दील हो चुकी है, और ये कहां जाकर रुकेगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि अगर कांग्रेस सहित बाकी पार्टियों को बीजेपी से मुकाबला करना है
तो अब हर पार्टी को मोदी सरीखा नेता जल्द से जल्द तैयार करना होगा, वरना बीजेपी और मोदी का रथ यूं ही सबको रौंदता हुआ आगे बढ़ता रहेगा और डेमोक्रेटिक व्यवस्था में नेता विपक्षी पार्टियों की अहमियत खत्म होती रहेगी, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। खासकर कांग्रेस को जल्द से जल्द ठोस रणनीति बनाने पर काम शुरू करना होगा। तो आज की न्यूज़ लाइन में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।